हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आउटलुक क्लासेस। जैसा कि हम सभी जानते हैं एसएससी सीपीओ 2024 एग्जाम कंडक्ट हुए लगभग 8 से 10 दिन का समय बीत चुका है। अब ये वो समय आ गया है जब बच्चों को ये जानना है कि उनके मार्क्स कितने बन रहे हैं और एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है, ताकि दोनों को कंपेयर करके वो ये तय कर पाएं कि उनको फिजिकल की तैयारी कब से शुरू कर देनी है। ठीक है, तो आपका ज़्यादा समय खर्च किए बिना अगले 5 से 10 मिनट में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस साल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लें कि कट ऑफ किन चीज़ों पर बेस्ड रहता है और किस आधार पर हमने कट ऑफ को कैलकुलेट किया है। सबसे पहले तो नंबर ऑफ वैकेंसी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी एग्जाम के कट ऑफ को तय करने के लिए। इस वैकेंसी को कैटेगरी वाइज तोड़ दिया जाता है, जिससे पर्टिकुलर कैटेगरी का कट ऑफ पता लगाया जा सके, चाहे वो अनरिजर्व हो, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, है ना। फिर एप्लीकेशन कितनी आई है, कितने लोगों ने एग्जाम के लिए अप्लाई किया है। अगर ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया है तो जाहिर सी बात है कट ऑफ ऊपर जाएगा। कम लोगों ने अप्लाई किया है तो कंपटीशन कम है, कट ऑफ नीचे आ सकता है। डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या है, मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जितने भी मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं कट ऑफ हमेशा उनसे 5-6 क्वेश्चन ऊपर ही रहता है, बस। इसके अलावा सारे फैक्टर बेमानी हो जाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन जब कोई एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में होता है तो वहां पर समस्या ये आती है कि कई शिफ्ट में एग्जाम हुआ है ना, तो किसी शिफ्ट का टफ होगा, किसी शिफ्ट का इजी होगा। अब उसमें भी उस शिफ्ट पर्टिकुलर शिफ्ट में मॉडरेट पेपर कितने क्वेश्चन कितने होंगे, टफ क्वेश्चन कितने होंगे, है ना। तो बच्चों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए कैंडिडेट्स को कमीशन के द्वारा एक नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला यूज किया जाता है। वही फॉर्मूला हमने अपने डेटा के हिसाब से यूज किया है और फिर कट ऑफ को असरटेन करने की कोशिश की है। इसमें क्या किया जाता है, टफेस्ट शिफ्ट और इजीएस्ट शिफ्ट देख ली जाती है और उसके अकॉर्डिंग, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बच्चों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने की कोशिश की जाती है। फिर क्या होता है, कितने बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाना है, लगभग 12 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहता है। इस साल की टफेस्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट मानी जा रही है, डे 2 की। ईजीएस्ट शिफ्ट में विवाद है कि डे 1 की या डे 2 की सेकंड या फर्स्ट शिफ्ट हो सकती है। ठीक है, अच्छा, अब वैकेंसीज की अगर बात माने, वैकेंसीज की माने तो लगभग इस साल के एग्जाम को हम कंपेयर कर रहे हैं 2022 के एग्जाम से। तुम कहोगे सर 2023 के एग्जाम से क्यों नहीं कंपेयर कर रहे हैं, तो बेटा उसका रीजन यह है कि 2023 के एग्जाम से कंपेयर करने का कोई रीजन नहीं है। 2023 के एग्जाम में लगभग 1876 वैकेंसी आई थी। कितनी वैकेंसी आई थी, 1876 वैकेंसी आई थी और अप्लाई कर दिया था लगभग 8,30,000 लोगों ने। ठीक है, 8.3 लाख लोगों ने वहां पर अप्लाई किया था। अब यहां पर 2022 से कंपेयर करने का रीजन ये है कि 2022 में जो वैकेंसी आई थी वो लगभग 4300 वैकेंसी आई थी। ठीक है, और अप्लाई लगभग 7.3 लाख लोगों ने किया था। ठीक है, अच्छा, यहां पर अगर हम देखें, सॉरी 7.5 लोगों ने अप्लाई किया था, 7.5 लोगों ने अप्लाई किया था 4300 वैकेंसी में। और इस साल जो वैकेंसी है वो लगभग कितनी है, 4186 हैं। और अप्लाई करने वाले कितने हैं, अप्लाई करने वाले 7.3 लाख लोग हैं। ठीक, तो इसलिए 2024 को कंपेयर करने के लिए सबसे बढ़िया समय कौन सा हो सकता है, 2022 हो सकता है। तो 4300 वैकेंसी 7.5 लोगों ने अप्लाई किया था 2022 में, और 2024 में 4186 वैकेंसी 7.3 लाख लोगों ने अप्लाई किया है। ये आपके सामने नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लिखा है। अगर हम सबसे कठिन शिफ्ट की बात करें तो वो 28 तारीख को जो दोपहर की शिफ्ट थी वो सबसे कठिन थी। तो वहां पर लगभग 12 से 14 मार्क्स, ठीक है, टफेस्ट शिफ्ट में हम मान के चले तो 12 से 14 मार्क्स बढ़ रहे हैं, है ना। टफेस्ट शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं, लगभग 12 से 14 मार्क्स बढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद। ठीक है, और ईजीएस्ट शिफ्ट की माने तो वहां पर लगभग 0 से 2 मार्क्स तक कैंडिडेट के बढ़ेंगे। अच्छा, अब एवरेज मार्क्स अगर हम लें तो हमारे डेटा के अनुसार लगभग 111.44 मार्क्स जो हैं वो एवरेज आ रहे हैं। 111.44 मार्क्स एवरेज आ रहे हैं। अगर इसमें हम इजीएस्ट शिफ्ट के मार्क्स जोड़ेंगे तो 113 हो जाएंगे, टफेस्ट शिफ्ट के मार्क्स जोड़ेंगे तो लगभग 123 हो जाएंगे। ठीक है, और इसी के आसपास 113 वाला तो बाहर है, उसको तो भूल जाइए, 123 के आसपास कट ऑफ रहने की उम्मीद है। तो अच्छा, ये टफेस्ट शिफ्ट का हिसाब किताब है, तो इसके आसपास कट ऑफ रहने की उम्मीद है, लेकिन कितना रहने की उम्मीद है वो देखते हैं हम। आइए, तो उसके लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा 2022 का डेटा। 2022 का डेटा देखें तो अनरिजर्व कैटेगरी में फीमेल के कट ऑफ अगर हम देखें तो लगभग 126 के आसपास गया था। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ देखें तो 120 के आसपास गया था। ओबीसी का कट ऑफ देखें तो 118 के पास गया था। एसटी का कट ऑफ देखें तो 88 के पास गया था। एससी का कट ऑफ देखें तो लगभग 95 के पास गया हुआ था। ठीक है, वहीं मेल कट ऑफ को अगर हम देखें तो अनरिजर्व कैटेगरी में 115 गया हुआ था, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 103 गया हुआ था, ओबीसी कैटेगरी में 102 गया हुआ था। ठीक है, और आपका जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी है वहां पर लगभग 40 गया हुआ था, एसटी कैटेगरी में 78 गया हुआ था और एससी कैटेगरी में 79 गया हुआ था। ठीक है, ये मेल कट ऑफ है 2022
22 का। ये 2023 का कट ऑफ है, बट जैसा कि मैंने बताया कि इसको कंपेयर करने का कोई मतलब ही नहीं है। 143 देखिए जनरल कट ऑफ चला गया था यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी का, और 138 ईडब्ल्यूएस कट ऑफ चला गया था। क्यों? क्योंकि वैकेंसी कम थी और अप्लाई बहुत ज्यादा लोगों ने किया था। ये फीमेल का डेटा मैं बता रहा हूँ। मेल के डेटा में अगर हम देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस का 133 और अनरिजर्व का 138 चला गया था, तो इसको कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं है। इस साल एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है? अब मुद्दे की बात करिए सर, इस साल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताइए, उससे हमको मतलब है, बाकी की कहानी हमको नहीं जाननी है। तो आइए देख लेते हैं इस साल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। सबसे पहले मेल में देखते हैं अनरिजर्व कैटेगरी में कितना रहने की उम्मीद है। अनरिजर्व कैटेगरी में मेल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहने की उम्मीद है? तो ये हम मान सकते हैं कि कहीं 120 से 123 के अराउंड रहेगा। कितना? 120 से 123 के अराउंड रहेगा। ठीक है। वहीं अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जाएं तो ये कट ऑफ हमको देखने को मिल सकता है लगभग 114 से, ये मान के चलिए आप 120 के आसपास हमको देखने को मिल सकता है। या इसको अगर हम एग्जैक्टली कट ऑफ माने तो 116 के आसपास इसको मान के चलिए, 117 के आसपास मान के चलिए। ठीक है। ओबीसी में अगर हम कट ऑफ देखने की बात करें तो ये समवेयर अराउंड 112 से 114 के आसपास रह सकता है। ठीक है। एससी कट ऑफ अगर हम देखें तो ये 95 से 97 के आसपास रह सकता है। ठीक है। या 95 से 98 के आसपास मानिए। एसटी कट ऑफ को अगर हम देखें तो ये 91 से 93 के आसपास रह सकता है। ठीक है। वहीं फीमेल कट ऑफ की अगर हम बात करें तो वो रहेगा आपका लगभग 128 से, फीमेल कट ऑफ को अगर हम देखें तो 128 से 130 के आसपास रह सकता है। ठीक है। ये अनरिजर्व कैटेगरी में है। अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ये लगभग 127 से आप मान के चलिए 129 के आसपास रहेगा। ठीक है। या 130 के आसपास मानिए, 127 से 130 के आसपास मानिए। ओबीसी कट ऑफ अगर हम माने तो ये लगभग आपका 123 से मान के चलिए आप 124 के आसपास, 125 के आसपास रहेगा। ठीक है। और अगर हम एससी कट ऑफ की माने तो ये लगभग मेरे ख्याल से ये दिस विल बी समवेयर अराउंड आपका 95 से 97 के आसपास रहेगा। ठीक है। ये फीमेल कट ऑफ रहने की उम्मीद है। सॉरी, 95 से 97 बोल रहा हूं। ये आपका एससी कट ऑफ रहेगा 102 के आसपास मानिए इसको, है ना, 102 से 104 के आसपास मानिए। ठीक है। एसटी कट ऑफ अगर हम लेकर के चलें तो ये लगभग हम कह सकते हैं कि 95 से 97 के आसपास फीमेल कैटेगरी में हो जाएगा। एक्स सर्विसमैन में हम देखें तो एक्स सर्विसमैन में वही आप मान के चलिए कि ये कट ऑफ आपका कहीं 43 से 45 के आसपास तक जा सकता है। ठीक है। तो ये एनालिसिस मेरा रहेगा। बाकी आपका एग्जाम का रिजल्ट आने की देर है। आपका एग्जाम का रिजल्ट कुछ दिनों में आ जाएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि आपका कट ऑफ कितना रह सकता है। उसके बाद हम एक और सेशन लेकर के आएंगे और हम ये तय करेंगे उस सेशन में कि आगे के एग्जाम्स की तैयारी किस तरीके से करनी है, यानी जो फिजिकल हमारा है उसको किस तरीके से अप्रोच करना है और टायर 2 की तैयारी किस हिसाब से करनी है। अभी फिलहाल जो स्थिति दिखते बन रही है वहां पर हम ये मान के चल रहे हैं कि टायर 2 में अगर हम 155 प्लस मार्क्स नहीं लाते हैं तो जनरल कैटेगरी से, तो कोई मतलब नहीं उस चीज़ का, है ना। तो 155 प्लस का टारगेट हमको टायर 2 में करना है। आज के सेशन में इतनी बातें पर्याप्त रहेंगी, बाकी की बातें हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।